कांग्रेस के 140 साल के इतिहास में 86 अधिवेशन हुए। इसमें 6 इसी गुजरात की धरती पर हुए। गुजरात में भी 3 अहमदाबाद शहर में हुए। 600 साल से अधिक पुराना अहमदाबाद हमारे लिए तीर्थ स्थान जैसा। यहाँ साबरमती आश्रम है, सरदार पटेल राष्ट्रीय स्मारक है और बहुत सी यादें कांग्रेस के साथ यहाँ पर दिलाती है। यह अधिवेशन गांधी जी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की शताब्दी है और सरदार पटेल साहब की 150वीं जयंती को भी हम समर्पित हैं। बेलगाम में 26 दिसंबर को हमने अहमदाबाद में एआईसीसी सेशन करने की घोषणा की थी। महात्मा गांधी जी ने सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं बल्कि दुनिया को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया और इसी तरह से आजादी भी दिलाई। दुनिया के हर देश में उनकी मूर्ति लगी है, डाक टिकट जारी हुए हैं। ये दर्शाता है उनके उसूलों के लिए आज देश कितना सम्मान देता है। कांग्रेस के निर्माण में गुजरात का अमूल्य योगदान रहा है। यहाँ पैदा हुए 3 महान हस्तियों दादा भाई नौरोजी, गांधी जी, सरदार पटेल जी कांग्रेस का नाम दुनिया भर में रोशन किया। यह हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। हमारे महान नेता सरदार पटेल ने भारत के राजे रजवाड़ों का एकीकरण करके एक मजबूत राष्ट्र बनाया। इस साल 31 अक्टूबर को पूरे देश में हम उनकी 150वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाएंगे। कल हमने उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी की बैठक सरदार पटेल मेमोरियल हॉल में आयोजित की। हमें फख्र है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस गुजरात में ही 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष बने। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर का जीवन को प्रभावित करने में भी गुजरात का बड़ा योगदान रहा है। साथियों, जिस जगह हम अपना सेशन कर रहे हैं ये प्रेरणा भूमि है। यहीं से महज 79 सत्याग्रहियों को 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा आरंभ किया था। उस नमक सत्याग्रह से अंग्रेजी सरकार हिल गई थी। इसके 75 वर्ष बाद 2005 में सोनिया गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष काल में कांग्रेस ने फिर से दांडी यात्रा निकाली थी, जिसने देश के नौजवानों को प्रेरित किया था। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस गांव, खेत मजदूर और गरीबों की पार्टी बनी और कमजोर तबके की आवाज बनी थी। गांधी जी पंक्ति में खड़े अंतिम आदमी के बारे में सोचते थे और अंत्योदय गांधी जी की ही सोच थी, जो गरीबों के लिए उन्होंने हमेशा अपना दिल खोलकर मदद किया। कांग्रेस के लिए 15 जून
1986 को गांधी जी ने जो कुछ कहा था वो आज के दौरान मैं उतना ही महत्व रखता हूं और मैं आपके सामने कुछ बातें उनके रखता हूं। उन्होंने कहा था, हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी भी जाति के हो, कांग्रेस के लिए सब बराबर है। जो कमजोर है उनको ऊपर उठाना कांग्रेस का काम है। जो गर्त में है उनको ऊपर लाए, सबको बराबरी का जगह पर लाकर खड़ा करे। कांग्रेसी यही सोच है कि न किसी को हिमालय के चोटी पर रहना है, न किसी को पाताल में ढकलना है। ये महात्मा गांधी जी के शब्द हैं और इसको मैं इसलिए दोहरा रहा हूं, आज के जमाने में गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। ये जो गरीब और अमीरी की खाई बढ़ती जा रही है, जिसका जिक्र कल राहुल गांधी जी ने भी किया, और आज हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये विचारधारा गांधी जी के थे और गांधी जी के विचारधारा पर ही हमारी पार्टी चल रही है। गांधी जी ने 1947 को एआईसीसी की बैठक में सांप्रदायिक संस्था के खिलाफ एक प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा था, कांग्रेस सारे देश और सब संप्रदायों की सेविका है। सांप्रदायिक संस्थाओं और उनके जहरीले सिद्धांतों को तथा कामों का उचित उत्तर ये होगा कि कांग्रेस प्रबल जनमत तैयार करे जिससे वे प्रभावहीन हो जाए। यानी जनमत तैयार करने का जिम्मेदारी हमारी है और ये जो जहरीले सिद्धांतों के लोग हैं उनको उत्तर देना यही है कि हम एक होकर लड़ना। गांधी जी के बातें में खास तौर पर अपने नौजवान साथियों के लिए बता रहा हूं, 1920 से 1947 के बीच कांग्रेस का कोई ऐसा महत्वपूर्ण प्रस्ताव नहीं जिस पर गांधी जी की छाप न हो। साथियों, ये तो हमारे पार्टी के गौरवशाली इतिहास की बातें थी। अब चंद बातें मैं मौजूदा हालात पर करूंगा। पिछले 11 वर्ष में सत्ताधारी दल संविधान पर चोट कर रहा है। हमारे संवैधानिक मूल्यों, संवैधानिक प्रावधानों, संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार हमला हो रहा है और इसको रोकना जरूरी है। इसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार होना चाहिए। हाल में हुए संसद के बजट सत्र में सरकार ने मनमाने अपना काम चलाया। स्पीकर ने लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी को नाम लिया, उनको बोलने के लिए कहा, फिर बाद उन्होंने उनको बोलने नहीं दिया। ये डेमोक्रेसी में लज्जा की बात है। एक अपोजिशन लीडर को अगर आप बात करने नहीं देते, क्या आप सामान्य लोगों को करें? क्या आप सामान्य लोगों को लोकतंत्र का फल दे पाएंगे? लोगों की आवाज को उठाने वाले ये लोपी जिनके आवाज को दबाया जाता है, तो इसके ऊपर से सोचिए कि आज की सरकार किस मानसिकता के साथ चल रही है। इसीलिए हमको आवाज उठाना जरूरी है। लेकिन आज जो हो रहा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। जनता के सरोकार के जरूरी मुद्दों पर बहस करने के बजाय सरकार कम्युनल पोलराइजेशन के लिए रात के 3-4 बजे तक संसद में बहस कराती रही और मणिपुर जैसे अहम मुद्दे पर रात के 4:30 बजे बहस शुरू होती है। मैंने कहा शाह जी को, अरे भाई
ये कल बात करेंगे, क्योंकि इन मुद्दों पे हमको कुछ रोशनी डालना है, समझाना है और देश के लोगों को भी ये मालूम होना है मणिपुर का इंसिडेंट कैसा चल रहा है, वहां पर किस तरह की गवर्नेंस चल रही है। तभी भी सरकार नहीं मानी। इसका मतलब है कि सरकार कुछ छुपाना चाहती है, जनता से छुपाकर उनके जो फेल्यूअर्स है उसको वो एक ढंग से उसको छुपाकर रखना चाहती है। तो इसीलिए रात के 5 बजे तक पार्लियामेंट चली। तो इससे सोचिए वो कितने गंभीरता से विषय को लेते हैं। अरे कोई सो रहा है, कोई बैठा हुआ है और कोई देख रहा है इधर उधर। ऐसे वक्त वो बिल आती है, जो बिल महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में। ये रवैया सरकार का है। इसीलिए मैं कहूंगा लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अमेरिका ने हमारे खिलाफ 26% टैरिफ लगा दिया, पर इस पर संसद में बहस नहीं होने दिया, क्योंकि उसी दोपहर में हम इसको उठाए थे, लेकिन उन्होंने इसको माना नहीं। देश की अर्थव्यवस्था में मोनोपोली स्थापित किया जा रहा है। सार्वजनिक संपत्तियां धीरे धीरे निजी हाथों में सौंपी जा रही है। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बेचकर लाखों परमानेंट सरकारी नौकरियां और एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पर चोट की गई है। जो दलितों को, पिछड़ों को और अपर कास्ट में भी जो गरीब लोग हैं, उनके लिए जो रिजर्वेशन था, वो रिजर्वेशन के तहत वो भर्ती नहीं करना चाहते हैं, नौकरी नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए एक एक करके पब्लिक सेक्टर को तो बेच रहे हैं और अपने दोस्तों को वो सुपुर्द कर रहे हैं। तो ऐसा अगर चला तो एक दिन मोदी सरकार और खुद मोदी जी इस देश को बेच के जाने वाले हैं, ऐसा मैं कहूंगा। क्योंकि उनको अगर फिक्र होती, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश के बड़े बड़े कारखाने बनाए, और ऐसे कारखानों को, ऐसे जो पब्लिक सेक्टर को ये मोदी जी खत्म कर रहे हैं। और मैं आगे कहना चाहता हूं, बताऊंगा मैं क्या कर रहे हैं। एयरपोर्ट, पोर्ट, माइनिंग या पावर, मीडिया हाउसेस हो या टेलीकम्युनिकेशंस, यहां तक कि अमेरिका के बिना ऑक्शन के सैटेलाइट टेक्नोलॉजी अपने उद्योगपति मित्रों को ये सरकार दिलवा रही है, जिससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा है। इसीलिए हमको सोचना है। ये कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, किसी पार्टी की बात नहीं है। हम, आप और हम मिलकर देश के लिए क्या कर रहे हैं, आने वाले पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं आप। लेकिन उनके पास कोई उत्तर नहीं। वो सिर्फ कांग्रेस को गालियां देने के सिवाय, कांग्रेस को भला बुरा कहने के सिवाय दूसरी बात वो नहीं करते। आज चुनाव आयोग से लेकर संसद तक सरकार का विस्तार बनाने की कोशिश है। इलेक्शन इंस्टीट्यूशन भी उनके कंट्रोल में है और सरकार हर चीज में आज इंटरफियर करके अपना वर्चस्व हर जगह बिठा रही है। चुनाव में घोटाला हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ पूरी दुनिया के विकसित देश ईवीएम को छोड़कर
बैलेट पेपर की तरफ चल गए हैं। कहीं भी दुनिया में ईवीएम्स नहीं है, सिर्फ भारत में है, वो भी इतना बड़ा देश है। 140 करोड़ लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। इसीलिए मैं विकसित देश भी बैलेट पेपर में, लेकिन हम ईवीएम पे चल रहे हैं। ये सब फ्रॉड है, मैं ये कहूंगा, लेकिन वो लोग प्रूव करो। अरे आपने ऐसे टेक्निक बना लिए हैं कि जिससे आपको फायदा हो, अपोजिशन पार्टी को नुकसान हो, ऐसे टेक्नोलॉजी बनाकर अगर हमको हराना चाहते हैं तो आज नहीं कल इस देश के नौजवान उठेंगे और आपको हाथ पकड़ के ये कहेंगे हमको बैलेट पेपर होना चाहिए, ईवीएम नको। महाराष्ट्र में क्या हुआ? राहुल जी ने ये सवाल पहले उठाए, पार्लियामेंट में उठाए, प्रेस में बोले, हम लोग बोले, लेकिन सरकार असर नहीं हुआ। अरे असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन के बीच में अगर 50 लाख वोट्स वहां पर ज्यादा होते हैं तो आप ही बताइए ये कैसा डेमोक्रेसी, ये कैसा इलेक्शन कमीशन, ये कैसा वोटर लिस्ट उन्होंने बनाया? सब फर्जी बना के जीत गए। महाराष्ट्र का इलेक्शन ये तो फ्रॉड है, डेमोक्रेसी पे ये एक मार है। इसलिए यही बात हरियाणा में भी हुई है। हो सकता है वो छोटे प्रमाण पे हुई, लेकिन सबसे बड़े पैमाने में हमारे पास ही है। अरे हमारे सीट सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में आ सकते हैं, वही वोटर लिस्ट सिर्फ थोड़े दिन में बदल के एमएलए उनके आते हैं। मैं कहीं नहीं सुना, कहीं नहीं देखा कि ये बीजेपी वहां 150 सीटें लड़ती है और 150 सीटें लड़ती है और 138 सीटें लाती है। 90% रिजल्ट कभी हुआ है इस देश में? अनेक इलेक्शन हमने देखे हैं। मैं तो खुद 12-13 इलेक्शन लड़ा हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ। जो फ्रॉड महाराष्ट्र में हुआ वो सिर्फ डेमोक्रेसी को तबाह और तंग करने के लिए और अपोजिशन को हराने के लिए उन्होंने ये काम किया है। इसके खिलाफ भी हमको लड़ना है। और वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने जो गड़बड़ियां हो गई, इसको रोकने के लिए हम बहुत से सवाल और हमारे एडवोकेट्स भी और लीडर्स भी इस पर बहुत काम किए, लेकिन फिर भी हम इसमें पीछे हैं। इसको ढूंढ के निकालेंगे। जो चोर चोरी करता है वो आज न कल पकड़ा जाता है, उसके लिए हम वो कोशिश कर रहे हैं। भाइयों, थोड़े दिनों में सरकार अब इधर इधर नए नए नारे देती है और लोगों को भटकाती है। खास करके आज 15 लाख संपन्न भारतीयों विदेशों में जाकर बस गए हैं। 15 लाख लोग जो अमीर हैं वो विदेशियों में जाके बसे, फॉरेन कंट्रीज में जाके बसे हैं। बेरोजगारी से बचने के लिए विदेश में काम करने गए हुए नौजवानों को जंजीरों में बांधकर अमेरिका से वापस भेजा जा रहा है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मुग्ध है, साइलेंट है।
बाकी के वक्त तो खूब बकते हैं, खूब बोलते हैं, लेकिन जब लोगों के ऊपर अन्याय होता है, हमारे नौजवानों ऊपर वो अन्याय होता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम आता है, तो उस वक्त चुप बैठते हैं और चुप बैठकर उस पर ध्यान नहीं देते। ये एक ही चीज नहीं, और अनेक चीजें भी हैं। भाइयों, ये जो खास करके सत्ताधारी दल बार बार यही बताने का प्रयास कर रहा है कि भारत का विकास सिर्फ 2014 के बाद ही हुआ है। गुजरात की ही मिसाल लीजिए, यहाँ की अधिकतर संस्थाएं कांग्रेस राज्य में बनी है। चंडीगढ़ के बाद देश का दूसरा मॉडर्न सिटी गांधीनगर भी कांग्रेस की ही देन है या नहीं? गुजराती लोग यहाँ बैठे नहीं है ना? गांधीनगर कब बना? कांग्रेस के जमाने में बना। मोदी बोलते हैं ये मेरे जमाने में बना। आप मानते हैं इसको? और उसी तरह यहां पर बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाएं बनी, जिसमें IIM मोदी के जमाने में बना, इसरो मोदी जी के जमाने में बना। और मैं ये पूछना चाहता हूं, श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन, वो भी 2014 के बाद ही बना। आप मानते हैं इसको? नहीं। क्या त्रिभुवन दास पटेल जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, दूध की सोसाइटियां बनाई, क्या वो भी मोदी जी के जमाने में हुआ? कुरियन जो यहां पर बहुत बड़ा यहां लोगों को मदद किया, कोऑपरेटिव मूवमेंट को उन्होंने अच्छी तरह से काम किया, क्या ये भी 2014 में हुआ? मैं पूछ रहा, ऐसे बड़े बड़े काम हमारे लोगों ने किया, फिर भी 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अब वो 70 साल छोड़ दिए, फिर 60 पे आए, अब 60 छोड़ दिए, 55 पे आए। 55 सालों में आपके, अरे भाई तुम तो 11 साल प्राइम मिनिस्टर हो गए, 13.5 साल चीफ मिनिस्टर है गुजरात के, फिर भी गुजरात को क्या आपने यहाँ के गरीबों का गरीबी हटाया? क्या दलितों का? आज मैं देखा एक दलित आदमी जो इनके जमाने में जब वो मंदिर में गया रामनवमी के लिए, वो हमारा एलओपी है, अंदर गया, दर्शन लिया, जब बाहर आया तो वहां के लोग गंगा जल ला के पवित्र करने का काम वो लोगों ने किया। ये शर्म की बात नहीं है? हम भी हिंदू हैं ना? जो दलित लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो अस्पृश्य लोग हैं, ये भी तो इंसान है ना? ये भी तो आपके हिंदू धर्म के ही वो अंग होते ना? उन्होंने अगर मंदिर में जाते हैं, दर्शन लेकर अगर आते हैं, तो आप वो गंगा जल छिड़का के उसको पवित्र करते हैं। ये शर्म की बात है। और बार बार ये कांग्रेस वाले हिंदुओं के खिलाफ है, ये हिंदू के मानते नहीं उसूल। यही उसूल मानना, हमको अंदर नहीं आने देते, दर्शन नहीं देते, हमका अपमान करते हो। और ये कल के पेपर में आए, ये बहुत दिन का नहीं, वो भी एक पॉलिटिशियन, वो भी एक एलओपी, उसकी हालत ये है तो सोचिए देहात में रहने वाले जो दलित हिंदू हैं उनकी क्या दशा होगी। मोदी साहब
ये सुधारो पहले। शाह, पूरे आपके पास होम मिनिस्ट्री है, इन अत्याचारों को बंद करो, तब तुम इस देश के अच्छे होम मिनिस्टर बन सकते हो। लेकिन तुमको वो होना नहीं है। आपको सिर्फ ईडी, सीबीआई, आईबी इनके पीछे भागना है। गरीब लोगों को, छोटे मोटे व्यापारियों को तंग करना है, यह आपकी मंशा है। तो इसीलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहना कांग्रेस का काम है। और ये काम सिर्फ कांग्रेस कर सकते हैं, ये काम सिर्फ राहुल गांधी जी कर सकते हैं, और सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं, राहुल गांधी जी के पास वो ऊर्जा है, नौजवान है और विचारधारा उनकी अच्छी है, गरीबों के बारे में सोचते हैं, बैकवर्ड्स के बारे में सोचते हैं, और हर समाज के गरीब, श्री एक कौम का बोल के नहीं बोलता मैं, वो चाहे अपर कास्ट के हो, लोअर कास्ट के हो, कोई भी, सबके लिए उनके दिल में जगह है और उस ऊर्जा के साथ वो काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ जिंदाबाद जिंदाबाद करते फिरे, कुछ होने वाला नहीं है। अरे जिंदाबाद उस वक्त काम आता है, हम जीत के बाहर जब आते हैं उस वक्त जय जयकार आप करो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, ये तो हमेशा नरेंद्र मोदी जी कोई भी काम करते हैं उल्टा करते हैं। देश के लिए कोई अच्छी काम उन्होंने नहीं की। उन्होंने जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश किए, उसको भी उन्होंने निकाल दिया और अपने मनमाने ढंग से उस इंस्टीट्यूशन को वो चला रहे। और इसी 5 ईयर प्लान से, नेहरू जी के 5 ईयर प्लान से ही ये देश आगे बढ़ा। लेकिन आज उसकी स्थिति क्या है आप जानते हैं। कभी जो देश के गरीबों के बारे में हमदर्दी नहीं रखता, वो इंसान हमेशा ऐसे गलत कामें कर लेके आगे चलता है। मैं ये भी कहना चाहता हूं, जब अपने जो आजाद फौज के सुभाष चंद्र बोस, वो जब कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, उस वक्त उन्होंने प्लानिंग करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को नियुक्त किया था उस वक्त। अरे हमारे पास तो आइडियाज आज के नहीं, हमारी सोच गरीबों के लिए कांग्रेस हमेशा इसका चिंतन और मंथन की है। और आप हमको कैसा तोड़ना, लोगों को कैसा भगाना, ये सब आप लोग कर रहे हैं। और इस 11 वर्ष में विपक्षी राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार, सेंटर स्टेट रिलेशन इतने मजबूत थे कांग्रेस के जमाने में, यूपीए के जमाने, जब सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन थे, मनमोहन सिंह जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उस वक्त सेंटर स्टेट का रिलेशन इतना अच्छा था कि कोई भी कभी भी आके कुछ भी अपने लिए मांग सकता था। लेकिन मोदी जी के सरकार में अगर सच भी है जो उनको मिलना है, जैसा कि नरेगा का हो या और बजट में जो अनाउंस किए हैं, वो फंड पूछने को गए तो भी मोदी कभी नहीं देते। और आज हमारे चीफ मिनिस्टर्स, चाहे वो कर्नाटक के हो, चाहे वो तेलंगाना के हो, चाहे। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-on Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision
while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us.